हेलो बच्चों, वेलकम टू सोशल साइंस अनबॉक्स्ड। आज हम पढ़ेंगे फेडरलिज्म पार्ट 2, जो कि मैं आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ करेंगे। ठीक है, तो आज हम क्या क्या कवर करेंगे। व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बाय एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स के हैं, और जो डायग्राम्स हैं उनकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। So let's start with our topic what make India a federal country. As I have told you कि मैंने बुक में ही अपने, जब मैं आपको करवा रही हूँ एक्सप्लेनेशन पार्ट, अपनी बुक को ओपन रखें और साथ साथ में ही अपने नोट्स बनाते रहें। ठीक है, जैसे कि बुक में ही अपने नोट्स ये बना सकते हैं आप। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। ठीक, तो आप अपनी बुक को ओपन करके रखेंगे, उसमें आप बुक में भी ऐसे नोट्स बना सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख सकते हैं। ठीक है, वी हैव अर्लियर सीन हाउ स्मॉल कंट्रीज लाइक बेल्जियम एंड श्रीलंका, हमने पहले भी देखा था, पिछले चैप्टर में देखा था डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के, कि बेल्जियम और श्रीलंका की बहुत स्मॉल कंट्रीज हैं, लेकिन उनको भी अपनी डाइवर्सिटी को मैनेज करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। ठीक है, डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंस इन कल्चर, रिलीजन, ठीक है, लैंग्वेज, वो सब उनको फेस करने में उन लोगों, किसको, बेल्जियम को और श्रीलंका को भी बहुत प्रॉब्लम फेस करेंगे, ऑल्दो वो क्या थी, स्मॉल कंट्रीज थी। What about a vast country like India with so many languages, religions and regions? What are the power sharing arrangements in our country? तो ये कहता है कि फिर क्या वास्ट कंट्री जो इंडिया की जैसी है, वहाँ पे तो बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट रिलीजन्स हैं, रीजन्स हैं, ऐसे में पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैसे होते होंगे इंडिया में, हमारे कंट्री में। ठीक है, जैसे बेल्जियम में हमने देखा था क्या क्या, हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या बेल्जियम में डाइवर्सिटी थी। 59% डच स्पीकिंग थे, 40% फ्रेंच स्पीकिंग थे, 1% जर्मन स्पीकिंग थे। ठीक है, और श्रीलंका में 74% सिन्हाला स्पीकिंग थे और 18% तमिल स्पीकिंग थे। तो उनको प्रॉब्लम्स आई अपनी डाइवर्सिटी को मैनेज करने में, तो इंडिया को कितनी प्रॉब्लम हुई होगी, कैसे फेस किया होगा, कैसे मैनेज की होंगी डाइवर्सिटीज़। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे इंडिया एक फेडरल कंट्री बनी, कैसे इंडिया को एक फेडरल कंट्री कहा जा सकता है। ठीक है, लेट अस बिगिन विद द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया हैड emerged एज एन इंडिपेंडेंट नेशन आफ्टर पेनफुल एंड ब्लडी पार्टीशन। ठीक है, जैसे कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करते हैं। इंडिया इज एमर्ज, इंडिया जो है वो एक इंडिपेंडेंट नेशन बना था, लेकिन क्या हुआ था उससे पहले, उसके किसके बाद, एक पेनफुल और ब्लडी पार्टीशन, जो पार्टीशन हुआ था इंडिया एंड पाकिस्तान का, इट वॉज सो ब्लडी, बहुत पेनफुल रहा, बहुत खून बहे थे, बहुत गलत हुआ था। ठीक है, बहुत पेनफुल प्रोसेस रहा था जो पार्टीशन का था। सून आफ्टर इंडिपेंडेंस, लेकिन जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस सेवरल प्रिंसली स्टेट्स बिकम पार्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स ऑल्दो इट डिड नॉट यूज द वर्ड फेडरेशन। हम तो क्या बोलते हैं, जैसे कि इसने बताया कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो मैं आपको बता रही थी कि बिफोर इंडिपेंडेंस जो इंडिया का मैप था वो अलग था। अगर आप अभी का मैप देखेंगे तो उससे काफ़ी अलग था। ये देखो यहाँ पे, ये क्या है, ये पूरा बॉम्बे है, ये वाला एरिया पूरा मद्रास है। यहाँ पे क्या लिखा है, ये आपकी बुक का ही है, पेज नंबर 18 पे, यूनाइटेड प्रोविंसेस हैं। ठीक है, ये सेंटर जो मध्य प्रदेश है, यहाँ पे लिखा है सेंट्रल प्रोविंसेस। ठीक है, तो जो इंडिया का मैप था आफ्टर इंडिपेंडेंस वो अलग था, आफ्टर इंडिपेंडेंस अलग था और बिफोर इंडिपेंडेंस अलग था। पहले देखो, आफ्टर इंडिपेंडेंस जैसे हम देखते हैं वैसा अभी जो हम देखते हैं, ऑल्दो उसमें कुछ चेंजेस आए हैं, लेकिन बिफोर इंडिपेंडेंस एकदम अलग था। ठीक है, क्योंकि इंडिया जो पहले था उसमें इन दो पार्ट में था, प्रोविंसेस में और प्रिंसली स्टेट्स में। प्रोविंसेस जो कि डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर आती थी, जिनको हम स्टेट्स बोलते हैं। ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स कौन सी है, जो कि लोकल लीडर्स के, जो कि किंग्स के अंडर आती थी। ठीक है, जो प्रिंसली स्टेट्स होती थी, इनमें ब्रिटिश गवर्नमेंट का इनडायरेक्ट रोल होता था, डायरेक्ट नहीं होता था। ठीक है, तो लेकिन जब आफ्टर इंडिपेंडेंस जो हमने पढ़ा, उसमें क्या हुआ, आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ, जो है कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डिक्लेयर किया है, इंडिया क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। ठीक है, ऑल्दो इट डिड नॉट यूज द वर्ड फेडरेशन, जबकि यहाँ पे कोई भी वर्ड ऐसे फेडरेशन वर्ड यूज नहीं किया गया। ठीक है, लेकिन फिर भी हम क्या बोलते हैं कि क्या है, कि इंडिया फेडरल कंट्री है। तो कैसे है, किस बेस पे बोलते हैं, वही हमारा क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, क्यों बोलते हैं हम इंडिया को फेडरल कंट्री। तो जैसे कि हमने पहले फीचर्स पढ़े थे प्रीवियस वीडियो में, जो मैंने आपको बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। उसमें जो फीचर्स हमारे हैं, हम देख रहे हैं कि क्या वो सारे फीचर्स इंडिया में
फुलफिल हो रहे हैं, क्या वो सारे फीचर्स के अकॉर्डिंग ही हमारी जो कंट्री है वो गवर्न करती है, वैसे ही फीचर्स हैं हमारी कंट्री में, दैट मीन्स हमारी कंट्री फेडरल कंट्री है ना। देखो, लेट अस गो बैक टू द 7th फीचर ऑफ फेडरलिज्म मेंशन्ड अबव। वी कैन सी दैट ऑल दीज फीचर्स अप्लाई टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम पुराने फीचर्स देखेंगे जो हमने पढ़े थे, फीचर ऑफ फेडरलिज्म देखते हैं, तो हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारे जो फीचर्स हैं ये अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड ए 2-tier सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। जो कॉन्स्टिट्यूशन है एक्चुअली में प्रोवाइड कर रही है कौन सी गवर्नमेंट? 2-tier सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। जैसे कि फेडरलिज्म का फर्स्ट फीचर था कि क्या होना चाहिए? 2 tier, 2 लेवल ऑफ, एटलीस्ट 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारा ये फर्स्ट फीचर था, ये हमने पढ़ा था ना, लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो कितने लेवल होने चाहिए? मोर देन 2 लेवल, 2 और मोर देन 2। तो वो हमारे इंडिया में क्या फुलफिल हो रहा है? यस, हमारे इंडिया में कौन सी गवर्नमेंट है? यूनियन गवर्नमेंट, जिसको हम और क्या बोलते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। रिप्रेजेंट इन द यूनियन, जो इंडिया को रिप्रेजेंट करती है, नेशन को, ठीक है। उसके बाद आ गया दूसरी, क्या है? स्टेट गवर्नमेंट। तो मोर देन 2 लेवल हो गया गवर्नमेंट का। लेटर ए थर्ड टेयर ऑफ फेडरलिज्म, एक थर्ड टेयर ऑफ फेडरलिज्म भी लेटर ऐड हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में। वो था लोकल गवर्नमेंट। पहले आगे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और एक हो गया लोकल गवर्नमेंट, जिसमें क्या आ जाती है? पंचायत आ जाती हैं और म्यूनसिपैलिटीज आ जाती है। पंचायत इज फॉर विलेजेस एंड म्यूनसिपैलिटीज फॉर सिटीज एंड टाउन्स। देखो, जो लोकल गवर्नमेंट है ना, इस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुई थी। लोकल गवर्नमेंट पहले भी थी, लेकिन इस टाइम पे क्या था? आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर लेटर, ये किस में ऐड हो गई थी? कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हो गई थी। तो हमारा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट फीचर, जो कि हमारा था 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट लेवल्स, तो वो हमारा फुलफिल हो गया, है ना, वो हमारा फुलफिल हो गया। उसके बाद सेकेंड, उसके बाद क्या बताता है ये देखो आगे क्या लिखता है? एज इन एनी फेडरेशन दीज डिफरेंट टायर इंजॉय सेपरेट जुरिस्डिक्शन। जैसे कि फेडरल कंट्रीज में क्या होता है कि जो डिफरेंट टेयर्स ऑफ गवर्नमेंट है, डिफरेंट टेयर्स हैं, ये क्या करती हैं? अपनी अपनी जुरिस्डिक्शन एंजॉय करती हैं, ठीक है। इनका अपना अथॉरिटी एरिया रहता है। जुरिस्डिक्शन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था क्या होता है? अथॉरिटी एरिया। तो हर टेयर का और गवर्नमेंट का अपना होता है। यूनियन गवर्नमेंट अपना जुरिस्डिक्शन एरिया होगा, जहाँ अपना एरिया अथॉरिटी होगा, जहाँ पे वो डिसीजंस लेगी, ठीक है, जहाँ के वो लॉ बनाएंगी। स्टेट गवर्नमेंट का अलग होगा। दिस कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइडेड 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्लियरली दिखा गया है कि 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन से डिसीजन? लेजिस्लेटिव पावर्स मतलब लॉ मेकिंग पावर्स कौन सी यूनियन गवर्नमेंट के पास है और कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के पास है। क्या? लेजिस्लेटिव पावर्स मींस लॉ मेकिंग पावर्स कौन सी है? यूनियन गवर्नमेंट के पास, कौन से स्टेट गवर्नमेंट के पास। 3 फोल्ड्स में डिस्ट्रीब्यूट, 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है। किन 3 पार्ट्स में? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। अब यूनियन लिस्ट में क्या क्या आता है? ये चीज़ें ना आपसे एमसीक्यूज में जनरली पूछी जाती है कि यूनियन लिस्ट में क्या आता है, कॉन्करेंट लिस्ट में क्या आता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स दिए हैं। टोटल यूनियन लिस्ट में 100 सब्जेक्ट्स आते हैं, ठीक है, 100 मैटर्स आते हैं जिन पे यूनियन लिस्ट, जिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन लॉ बनाती है, ठीक है। देखो, यूनियन लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। यूनियन लिस्ट में क्या होता है? कौन सा सब्जेक्ट होते हैं जो नेशन के इंपॉर्टेंस के हो, जो ओवरऑल कंट्री की इंपॉर्टेंस के हो, वो, जैसे कि डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी। अब आप ये सब क्या है? ये ऐसे मैटर्स हैं, ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन पे पूरी कंट्री का एक यूनिफॉर्म डिसीजन होना चाहिए, ठीक है। दे आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट बिकॉज वी नीड ए यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑन दीज मैटर्स थ्रू द कंट्री। ये इसलिए यूनियन लिस्ट में है क्योंकि इन पे एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बननी चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है ना कि अगर फॉरेन अफेयर्स हैं तो फॉरेन पॉलिसी पंजाब अलग बनाएगी फॉरेन कंट्री से, है ना, एंड राजस्थान के लिए अलग होगी, महाराष्ट्र के लिए अलग होगी। ऐसा तो नहीं है। जब हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम अपने स्कूल में हम बाहर जाते हैं किसी कंपटीशन के लिए, ठीक है, किसी कंपटीशन के लिए जाते हैं, इंटर स्कूल कंपटीशन के लिए, तो वहाँ हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे 10th क्लास के हम सेक्शन ए के बच्चे हैं? नहीं, हम अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे ही हम जब कहीं बाहर वाले एक्सटर्नली किसी से डील करते हैं तो पूरी एक कंट्री डील करते हैं। राजस्थान अलग, पंजाब अलग, हरियाणा अलग, ऐसे अलग अलग करके नहीं डील करते। तो क्या ये यूनिफॉर्म पॉलिसी चाहिए यहाँ पे। वैसे ही डिफेंस के मैटर्स हैं जो, है ना, आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स की, ये इनमें भी यूनिफॉर्म पॉलिसी होती है। करेंसी पूरी कंट्री में कॉमन करेंसी है तो यूनिफॉर्म पॉलिसी लगती है। कम्युनिकेशन, पोस्ट ऑफिस हो गया या टेलीकम्युनिकेशन कुछ भी हो गया, उनमें भी यूनिफॉर्म पॉलिसी लगेगी। तो कोई भी ऐसे सब्जेक्ट्स जिसमें एक पूरे कंट्री की एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनती है उसको वो आते हैं यूनियन लिस्ट के अंडर, ठीक है। और टोटल पता है कितने यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स हैं? 100 सब्जेक्ट्स। यहाँ पे तो कुछ ही दिए हुए हैं, बट जो कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है, कि
कौन कौन से हैं यूनियन लिस्ट के, फॉरेन है, अफेयर्स है, बैंकिंग है, कम्युनिकेशन है, करेंसी है, ठीक है। और ये चीज़ याद रखनी है, जो यूनिफॉर्म पॉलिसी के हैं, जो भी यूनिफॉर्म पॉलिसी के हैं वो सब आएंगे यूनियन लिस्ट में। द यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट्स मेंशन इन द लिस्ट। तो वही लिखा है कि यूनियन जो गवर्नमेंट है वो खुद ही बनाती है इन पे लॉज, इन जो ऊपर हमें सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है। स्टेट लिस्ट, अब स्टेट लिस्ट क्या हुआ, स्टेट लिस्ट कंटेन सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस। वो मैटर्स, वो सब्जेक्ट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं जो कि स्टेट के होते हैं या लोकल इंपॉर्टेंस के होते हैं। जैसे कि पुलिस, अब पंजाब पुलिस पंजाब के लिए मैटर्स को सॉल्व करती है ना, और महाराष्ट्र पुलिस महाराष्ट्र के मैटर्स को सॉल्व करती है। तो जो लोकल लेवल पे होते हैं, पुलिस हो गया, लोकल ट्रेड हो गया, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, जो स्टेट का ही एग्रीकल्चर है ना, तो ये सब मैटर्स कौन देखता है, ये स्टेट गवर्नमेंट देखती है। द स्टेट गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट मेंशन इन द स्टेट लिस्ट। टोटल 61 सब्जेक्ट्स हैं, कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं सब्जेक्ट्स स्टेट लिस्ट के, उन पे सिर्फ कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट ही लॉज बनाएगी, ठीक है। तो लॉ मेकिंग पावर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में डिवाइड की गई है 3 पार्ट्स में, यूनियन, स्टेट लिस्ट, नाउ कम्स कॉन्करेंट लिस्ट। अब कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट होता क्या, सी वी डिवाइड दिस टर्म, कॉन मीन्स टुगेदर, करेंट मीन्स टू रन, रनिंग टुगेदर और साइमल्टेनियसली। ऐसे मैटर्स, ऐसे सब्जेक्ट जो कि कॉमन इंटरेस्ट के हैं, बोथ यूनियन गवर्नमेंट के भी, स्टेट गवर्नमेंट के भी, वो आ जाते हैं कॉन्करेंट लिस्ट पे, ठीक है। जैसे कि देखेंगे, इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ द यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट, सच एज कौन कौन से, जैसे कि एजुकेशन हो गए, फॉरेस्ट हो गया, ट्रेड यूनियंस, मैरिजेस, एडॉप्शन, सक्सेशन, ये सब जो मैटर्स हैं इन पे दोनों डिसीजन ले सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी और यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट भी, यूनियन गवर्नमेंट भी। बोथ द यूनियन एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉ ऑन दीज सब्जेक्ट्स मेंशन इन द लिस्ट इफ द, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ द लॉ कन्फ्लिक्ट्स, अगर दोनों में, स्टेट गवर्नमेंट के लॉज में और यूनियन गवर्नमेंट के लॉज में कोई कन्फ्लिक्ट होता है, वो एक दूसरे से एग्री नहीं करते हैं, तो फिर किसकी बात मानी जाएगी, द लॉ मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। इफ देयर लॉ कन्फ्लिक्ट विद ईच अदर, द लॉ मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेल। कौन सा चलेगा, जो यूनियन गवर्नमेंट ने बनाया था, ठीक है, समझ आई। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है कि कौन सा लॉ चलेगा, कौन सा लॉ प्रिवेल करेगा, अगर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, किसमें, स्टेट गवर्नमेंट में और सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो किसका लॉ प्रिवेल करता है, यूनियन गवर्नमेंट का, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये मैटर, जैसे कि एजुकेशन का मैटर है, ठीक है, फॉरेस्ट का मैटर है, कई बार तो क्या होता है, कई स्टेट्स, जैसे ये नीलगिरी रिजर्व्स हैं, ये कौन कौन सा एरिया कवर कर रही है, तमिलनाडु भी, केरला भी, कर्नाटक भी, है ना, तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है, बनाएगी, लॉ बना सकती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है, ठीक है। तो फॉरेस्ट एरिया हो गया, ट्रेड यूनियन, मैरिजेस का हो गया, एडॉप्शन या फिर कुछ प्रॉपर्टी का सक्सेशन का कुछ हो गया, तो ये सब मैटर्स किसके अंदर आ जाएंगे, कॉन्करेंट के। कॉन्करेंट अगेन मैं आपको बता रही हूँ क्या कौन कौन से मैटर्स आते हैं, जो यूनियन गवर्नमेंट भी देखती है और स्टेट गवर्नमेंट भी देखती है। कॉन्करेंट से भी आपको एमसीक्यूज आए हुए हैं कि आपसे पूछा गया है, कौन, जैसे एजुकेशन के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है कि एजुकेशन कौन सी लिस्ट में आता है, तो वो किस में आता है, कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, ठीक है। तो अगर आपसे कुछ ऐसा आपसे पूछते हैं कि कोई भी लिस्ट का आपको कोई भी सब्जेक्ट पूछा जाता है और आपसे उसको आंसर करना है कि कौन सी लिस्ट के अंदर आता है, ये आपको एमसीक्यूज में पूछा जाता है जनरली, ठीक है। उसके बाद आता है व्हाट अबाउट सब्जेक्ट्स दैट डू नॉट फॉल इन एनी 3 लिस्ट। अब उन सब्जेक्ट्स के क्या जो इन तीनों लिस्ट में नहीं गिरते हैं, तीनों लिस्ट में इन्वॉल्व ही नहीं है, और सब्जेक्ट्स लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट केम आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड, या फिर ऐसे सब्जेक्ट जो कब आए, जो कि आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था उसके बाद जो चीज़ें आई, वो कौन से लिस्ट में आएंगी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट ऑन दिस रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स। इन सब्जेक्ट्स को क्या कहा गया, रेजिड्यूरी, ध्यान रखेंगे। 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, और जो इन तीनों में नहीं आते वो आते हैं रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स होते हैं, और उनको कौन देखता है, उनको यूनियन गवर्नमेंट देखती है। अगेन एमसीक्यू में पूछा गया, ठीक है। तो रेजिड्यूरी सब्जेक्ट कौन देखता है, यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है, ठीक है। अब देखते हैं आगे, वी नोटेड above that most federation that are formed by the holding together do not give equal powers to its constituent units, ठीक है। पहले हम एक बार, जैसे हमने कहा, ये देखा हमने इधर यूनियन लिस्ट का 100 सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट लिस्ट का 61 सब्जेक्ट्स हैं, है ना, तो ये क्या है, होल्डिंग टुगेदर, यहाँ पे भी यूनियन गवर्नमेंट के पास थोड़ी सी पावर ज़्यादा है। या फिर हमने ये भी देखा कि अगर दोनों में, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो किसका
कौन सा लॉ किसकी बात मानी जाएगी, यूनियन गवर्नमेंट की। तो क्या है, यूनियन गवर्नमेंट यहाँ पे थोड़ी सी पावरफुल है ना। तो यूनियन गवर्नमेंट पावरफुल है, उसका डिसीजन क्या हो रहा है, प्रिवेल हो रहा है। तो फिर ये कौन सी टाइप ऑफ फेडरेशन हुई, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। ठीक है, एक और एमसीक्यू आपकी टर्म इसमें एनसीईआरटी में कवर नहीं की है, लेकिन आपको एग्जाम में 2-3 बारी पूछी गई है, क्वाजी फेडरल स्टेट। ठीक है, क्वाजी, ये टर्म याद रखिएगा, क्वाजी। क्वाजी फेडरल स्टेट क्या होता है, जहाँ पे बोथ स्टेट्स हो एंड सेंटर दोनों का रोल हो, दोनों डिसीजन बनाती हो, बट सेंटर इज मोस्ट पावरफुल। जहाँ पे सेंटर मोस्ट पावरफुल होती है, जिसको हम होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, मैंने भी आपको बताया कि इंडिया होल्डिंग टुगेदर है क्योंकि यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल है, उसको हम क्वाजी फेडरल स्टेट भी कहते हैं। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड एक एमसीक्यू आया, हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस प्रूव दैट द इंडिया इज ए क्वाजी फेडरल स्टेट। इंडिया क्वाजी फेडरल है, कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं वो प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, बेटा 2 बार आया ये वाला एमसीक्यू। ठीक है, मोर पावर्स विद सेंटर, ज़्यादा पावर विद सेंटर के साथ होती है, इसलिए हम इसे क्वाजी फेडरल कहते हैं, सही है। रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स विद सेंटर, जो रेजिड्यूरी, जो भी बच गया, जो भी इन तीनों लिस्ट में नहीं आया, यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में, कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं आया, वो रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स हैं, वो सब सेंटर देखती है, सही है। इक्वल सब्जेक्ट्स विद सेंटर स्टेट्स, जो सेंटर एंड स्टेट हैं उनको इक्वल सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, नहीं, यूनियन लिस्ट में जो है वो 100 है, स्टेट लिस्ट में 61 है, कॉन्टिनेंट में 52 है, तो इक्वल सब्जेक्ट्स तो कहीं पे भी नहीं है, तो ये गलत है। उसके बाद करेंसी, ठीक है, एंड रेलवे, ये सेंटर के साथ है, ये यूनियन गवर्नमेंट के साथ है, ये भी सही है। तो हमारा फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ तो हमारा बी वाला सही है। ठीक है, तो क्या है, इंडिया क्वाजी फेडरल स्टेट है। ओके, हम यहाँ पहुँचे थे अभी। We noted above that most federations that are formed by holding together federation do not give equal power to its constituent unit। हमने ये देखा था, हमने पढ़ा था पहले होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के डिफरेंस में भी, कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन जो होती है वो अपने सभी स्टेट्स को इक्वल पावर नहीं देती है। Thus all states in the Indian Union do not have identical power। इसीलिए जो इंडिया भी है, इंडिया में भी सभी स्टेट्स को इक्वल पावर नहीं है। Some states enjoy special status, कुछ स्टेट्स ऐसी भी हैं जो स्पेशल स्टेटस इंजॉय करती हैं। ठीक है, स्टेट्स सच एज, जैसे कि असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम इंजॉय स्पेशल पावर, इनके पास स्पेशल स्टेटस, स्पेशल पावर है, अंडर सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 371। कौन से आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल 371 के अंडर। ठीक है, आर्टिकल 371 के अंदर इन स्टेट्स के पास स्पेशल पावर है। अगेन एमसीक्यू में पूछा गया है, ये आपको स्टेट्स याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद और आर्टिकल भी, आर्टिकल 371 के अंदर। ठीक है, ड्यू टू देयर peculiar social and historical circumstances, these special power are specially enjoyed in relation to protection of land rights of indigenous people, their culture, and also preferential employment and government services। तो क्या कहता है, इनका कुछ सोशल, इनका हिस्टोरिकल ऐसा कुछ बैकग्राउंड रहा, इनके सोशली ऐसा कुछ बैकग्राउंड रहा कि इनको स्पेशल स्टेटस दिया गया, जिससे क्या बोला गया कि दी स्पेशल पावर स्पेशली इंजॉय। ये स्पेशल पावर क्यों दी गई है, प्रोटेक्शन ऑफ देयर लैंड राइट्स, उनकी लैंड्स को प्रोटेक्ट करें। जैसे अरुणाचल, असम में ट्राइबल एरियाज़ हैं, ठीक है, कोई इंडिजिनस कम्युनिटीज़ हैं असम में, अरुणाचल प्रदेश में, उन सबको क्या है, उन सबकी लैंड राइट्स, उनका कल्चर प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी लैंड प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, उनकी लैंग्वेज प्रोटेक्शन के लिए उनको क्या दिए जाते हैं, स्पेशल स्टेटस दिए जाते हैं। और कहीं जगह तो ऑल्सो प्रेफरेंशियल एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट सर्विसेज में भी उन लोगों को कहीं कहीं जगह पे जो है उनको स्पेशली स्टेटस दिया जाता है, स्पेशल प्रिविलेजेस दिए जाते हैं गवर्नमेंट जॉब्स में भी, गवर्नमेंट सर्विसेज में भी। तो ये सब के लिए ये सब रीजंस हैं जिसमें आर्टिकल 371 लगाया गया, ताकि इन स्टेट्स को, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम को क्या दिया जाए, स्पेशल स्टेटस दिया जाए। ठीक है, तो ये किस में आता है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में, जहाँ पे स्पेशल स्टेटस मिलता है कुछ स्टेट्स को। हमारे यहाँ इंडियंस हु आर नॉट परमानेंट रेजिडेंट ऑफ द स्टेट कैन नॉट बाय लैंड और हाउस देयर। सिमिलर स्पेशल प्रोविजन एग्जिस्ट फॉर सम अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया एज वेल। और कुछ स्टेट्स में ऐसा भी है कि अगर आप उस पर्टिकुलर स्टेट के रहने वाले नहीं हो तो आप वहाँ पे लैंड नहीं परचेज कर सकते। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं देयर आर सम यूनिट्स, लेकिन कुछ यूनिट्स ऐसी भी हैं ऑफ इंडियन यूनियन, मतलब कुछ स्टेट्स ऐसी भी हैं इंडिया की, विच इंजॉय वेरी लिटिल पावर, जो कि कम पावर इंजॉय करती हैं। ठीक है, हमने इधर पढ़ा कि कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो कि स्पेशल स्टेटस मिलता है, ज़्यादा पावर इंजॉय करते हैं, और कुछ स्टेट ऐसी हैं जो कि कम पावर जिनको मिलती है। दीज आर एरिया विच आर टू स्मॉल टू बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट। ये एरिया इतना छोटा होता है कि इसको इंडिपेंडेंट स्टेट भी नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, और इतना बड़ा भी नहीं होता कि इसको इंडिपेंडेंट स्टेट बना दे, इतना छोटा भी नहीं होता, ठीक है, कि इसको किसी के साथ मर्ज कर दिया जाए या फिर और कोई
कुछ रीज़न होते हैं जिसकी वजह से इसको दूसरी स्टेट से मर्ज नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये क्या बनती हैं, यूनियन टेरिटरीज। कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं इंडिया की, 8, ठीक है। तो कुछ और रीज़न से, सिक्योरिटी रीज़न और कल्चरल रीज़न, ठीक है, उनका कल्चर एकदम साथ वाली जो उसकी स्टेट है उससे एकदम डिफरेंट है, या कुछ सिक्योरिटी रीजंस हैं जिस वजह से उनको इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं बनाया जाता, ठीक है, और उनको दूसरी स्टेट से मर्ज भी नहीं किया जाता, उनको यूनियन टेरिटरीज बना दिया जाता है। These are the area which are too small to become an independent state but which could not be merged with any of the existing states. These areas like Chandigarh or Lakshadweep or the capital city of Delhi called union territories. Total 8 union territories हैं, ठीक है। These territories do not have the power of a state. इनके पास स्टेट वाली पावर तो नहीं होती। The central government has special power in the running these area. अब इन एरियाज में कौन किसकी पावर चलती है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट पावर करती है एरियाज पे, यूनियन टेरिटरीज पे, तो इनको स्टेट वाली पावर नहीं मिलती, ठीक है। दिस शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज द बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जो शेयरिंग ऑफ पावर है यूनियन गवर्नमेंट के बीच में, स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो क्या कहता है, तो शेयरिंग पावर बिटवीन यूनियन, जो शेयरिंग हो रही है यूनियन गवर्नमेंट के बीच में स्टेट गवर्नमेंट, ये बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का। ऐसा होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐसा रहता ही रहता है। इट इज़ नॉट ईजी टू, देखो एक कॉन्स्टिट्यूशन का थर्ड हमारा जो फीचर था कॉन्स्टिट्यूशन की, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होना चाहिए कि कौन सी पावर शेयरिंग हो रही है, तो वो भी फुलफिल हो गया। ऑन जुरिस्डिक्शन जो हमने यूनियन लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट की वो भी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन वाला भी हो गया, ठीक है। उसके बाद आ जाता है दिस शेयरिंग पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ नॉट ईजी टू मेक चेंजेस टू दिस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। ये ईजी नहीं है कि जो अरेंजमेंट्स हैं पावर शेयरिंग के वो इतना ईजी नहीं होते चेंज करना, ठीक है। ये बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कौन सी पावर यूनियन गवर्नमेंट की, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट की, तो इसको चेंज करना इतना ईजी नहीं है। द पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स ओन चेंज दिस अरेंजमेंट, पार्लियामेंट भी अपने आप से ये चेंज नहीं कर सकती, ठीक है। एनी चेंज टू इट हैज़ द फर्स्ट पास्ड बाय बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेज से मेजोरिटी सीट से, एटलीस्ट 2/3 ऑफ सीट से क्या है, इसको पास करवाना पड़ता है, ठीक है। अगर दोनों हाउसेज में पास हो गया देन इट हैज़ टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स। टोटल स्टेट्स हैं जितने, जैसे हमारे टोटल स्टेट्स है 28, तो मोर देन एटलीस्ट 14 स्टेट्स जो है उनकी लेजिस्लेचर बॉडी जो होती है वो भी इसको पास करेगी कि भाई कोई चेंजेस करनी है अगर, तो किसी लॉ मेकिंग में कोई ऐसी लॉ, कोई ऐसे सब्जेक्ट है जो कि स्टेट गवर्नमेंट में और यूनियन गवर्नमेंट अपने अंडर करना चाहती है तो वो ऐसे नहीं कर सकती है, ठीक है। उसके लिए उसको दोनों हाउसेज से, पार्लियामेंट राज्यसभा लोकसभा के 2/3 ऑफ मेंबर से पास करवाना पड़ता है। फिर उसके बाद जो 14 एटलीस्ट 14 स्टेट्स के लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग बॉडी से पास करवाना पड़ता है। दैट मीन ये बहुत रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, इतना इजी नहीं है, तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन वाला फीचर भी हमारा फुलफिल हुआ, ठीक है। उसके बाद द जुडिशरी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द constitutional provisions and procedure. In case of any dispute about the division of powers, the High Court and the Supreme Court make a decision. जैसे हमने पहले पढ़ा था कि जुडिशरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसको कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने में, इसको समझाने में कि कौन सी पावर किसकी है, ठीक है, वो समझाने में। उसके बाद अगर कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो वो क्या वर्क करती है, एज एम्पायर वर्क करती है, कौन, जुडिशरी, जो हाई कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट है, एज एम्पायर काम करती है, ठीक है। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में, द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू रेज रिसोर्स, और ये तो हमारा भी जुडिशरी वाला पॉइंट, जो हमारा कोर्ट वाला, जो हमारा ये वाला ऑब्जेक्टिव था, ये भी फुलफिल हुआ, ये वाला फीचर भी फुलफिल हुआ कोर्ट वाला। उसके बाद हम देखते हैं द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू रेज रिसोर्स, दोनों के पास पावर है रिसोर्सेज को रेज करने के लिए, अपने लिए फंड रेज करने के लिए, कैसे, बाय लिवाइंग टैक्स, उन पे टैक्स लगा के, ठीक है। टैक्सेस अलग अलग एरिया है उनका टैक्स लेने का जहाँ से वो अपने फंड रेज करते हैं, सो दैट वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, इन ऑर्डर टू कैरी ऑन द गवर्नमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन टू ईच ऑफ देम। तो गवर्नमेंट को रन करना है, गवर्न करना है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करनी है, जिसके लिए उनको फंड चाहिए होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा हुआ है कि कौन कौन सा टैक्स कौन सी यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ले सकती है, ठीक है। तो रेवेन्यू के बारे में भी क्लियर हो गया जुडिशियल। तो हमारे ये ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, फीचर्स जो है फेडरलिज्म के फुलफिल हो रहे हैं, इसलिए हम इंडिया को क्या बोलते हैं, फेडरल कंट्री बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, 2 के आंसर मैं बताती हूँ आपको, और लेकिन थर्ड का आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है।
Pokhran, the place where India conducted its nuclear test, lies in Rajasthan. Suppose the government of Rajasthan was opposed to the central government nuclear policy. Could it prevent the government of India from conducting the nuclear test? मतलब पोखरान एक जगह है, कहाँ पे है? राजस्थान में है, जहाँ पे क्या किया था, इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, कंडक्ट किया था, ठीक है। उसके बाद सपोज हम मान लेते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान जो है वो ये नहीं चाहती कि न्यूक्लियर टेस्ट राजस्थान में हो, ठीक है, वैसा नहीं चाहती है, तो क्या वो अपोज कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट को इस न्यूक्लियर पॉलिसी के लिए, ठीक है। कुड इट प्रिवेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया व कंडक्टिंग द न्यूक्लियर टेस्ट, क्या राजस्थान गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या कर सकती है, रोक सकती है न्यूक्लियर टेस्ट करने के लिए? तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि ये डिफेंस मैटर है, और डिफेंस मैटर कौन देखता है, वो यूनियन गवर्नमेंट देखती है, इसलिए राजस्थान गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को रोक नहीं सकती। नेक्स्ट इज सपोज द गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम प्लान्स टू इंट्रोड्यूस न्यू टेक्स्ट बुक इन इट्स स्कूल, ठीक है। सिक्किम की जो गवर्नमेंट है वो क्या प्लान कर रही है, न्यू टेक्स्ट बुक अपने करिकुलम में ऐड करने की, ठीक है। बट द यूनियन गवर्नमेंट डज नॉट लाइक द स्टाइल एंड कंटेंट ऑफ द न्यू टेक्स्ट बुक, लेकिन जो यूनियन गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो ये कह रही है कि ये जो टेक्स्ट बुक है उसका कंटेंट सही नहीं है, ठीक है। इन दैट केस डज द स्टेट गवर्नमेंट नीड टू टेक परमिशन फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट बिफोर दिस टेक्स्ट बुक कैन बी लॉन्च्ड? तो क्या ऐसे केस में यूनियन गवर्नमेंट को क्या, इन दैट केस द स्टेट गवर्नमेंट नीड टू टेक परमिशन फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट, क्या जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको परमिशन लेनी पड़ेगी यूनियन गवर्नमेंट की? तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा नो। जो यूनियन गवर्नमेंट है वो उनको परमिशन लेने की, स्टेट गवर्नमेंट को परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एजुकेशन का मैटर है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट भी ले सकती है और यूनियन गवर्नमेंट भी ले सकती है, लॉ बना सकती है। अगर स्टेट गवर्नमेंट अपनी अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अपनी कुछ इंट्रोड्यूस किए हैं बुक्स, तो यूनियन गवर्नमेंट उनको मना नहीं करेगी, परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। जनरली स्टेट गवर्नमेंट जो एजुकेशन मैटर में जो सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस होती है वो फॉलो करके करती ही है, और उसके अकॉर्डिंग वो अपने डिसीजंस ले सकती है, अपना कोई बुक इंट्रोड्यूस करना चाहे तो कर सकती है। नेक्स्ट इज सपोज द सीएम ऑफ द आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा हैव डिफरेंट पॉलिसीज ऑन हाउ देयर स्टेट पुलिस शुड बी, on how their state police should respond to the Naxalites. Can the Prime Minister of India intervene? क्या वो इंटरफेयर करेंगे एंड पास एन ऑर्डर दैट ऑल सीएम्स विल हैव टू ओबे? और ऐसा होगा कि उनके ऑर्डर सभी सीएम्स को मानना पड़ेगा? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। So the next topic is, it is very important at the exam point of view, how is federalism practice? फेडरलिज्म को प्रैक्टिस कैसे किया जाता है हमारे कंट्री में, फेडरलिज्म को कैसे लागू किया जाता है, कैसे फेडरलिज्म वर्क करता है, ठीक है। देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशन की व्यवस्था जो है वो तो बहुत ज़रूरी है फेडरलिज्म के लिए, लेकिन बट दीज आर नॉट सफिशिएंट। सिर्फ इतना ही कॉन्स्टिट्यूशन में लिख देना ही सफिशिएंट नहीं है। इफ द फेडरल एक्सपेरिमेंट हैज सक्सीडेड इन इंडिया, इट इज़ नॉट मेयरली बिकॉज ऑफ द क्लियरली लेड आउट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। अगर इंडिया में फेडरल जो है वो अच्छे से वर्क कर रहा है, प्रैक्टिस कर रही है, फेडरलिज्म अच्छे से चल रही है, तो उसका कारण सिर्फ ये नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। The real success of federalism in India can be attributed to the nature of democratic politics in our country. तो जो रियल है सक्सेस है फेडरलिज्म की, उसका कारण क्या है, उसका श्रेय किसको जाता है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को। जो हमारे इंडिया में डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स होती है, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज कर सकते हैं, इलेक्शंस होती हैं, उसको मेजर रीजन बताया गया कि फेडरलिज्म वर्क कर पा रहा है, ठीक है। दिस इंश्योर दैट द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड डिजायर फॉर लिविंग टुगेदर बिकम शेयर्ड आइडियल इन आवर कंट्री। जो डेमोक्रेटिक है वो इस चीज़ को इंश्योर करती है कि जो स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म वो बना रहे, जो रिस्पेक्ट हो अलग अलग जो डाइवर्सिटी है, जो डिफरेंसेस हैं कल्चर को लेके, लैंग्वेजेस में, लोगों के बीच में, उसको रिस्पेक्ट किया जाए, ठीक है। एक दूसरे को क्या किया जाए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट की जाए, और डिज़ायर फॉर लिविंग टुगेदर बिकम, और जो साथ रहने की इच्छा है उसको क्या किया जाए, एनकरेज किया जाए। लेट अस लुक एट द सम ऑफ द मेजर वेज। कुछ ऐसे मेजर स्टेप्स हैं, कुछ ऐसे मेजर प्रैक्टिसेस हैं जो हमारे लीडर्स ने ली और जिससे फेडरलिज्म अच्छे से वर्क की हमारी कंट्री में, ठीक है। उनमें से फर्स्ट है लिंग्विस्टिक स्टेट्स। क्या है, स्टेट्स वर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। लिंग्विस्टिक क्या होता है, रिलेटेड टू लैंग्वेज, ठीक है। तो मैंने पहले भी आपको बताया, क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो लिंग्विस्टिक स्टेट क्या हुआ, लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स का बनना।
द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट वॉज अ फर्स्ट एंड ए मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। सबसे मेजर स्टेप, सबसे पहला इम्तिहान क्या हुआ हमारे कंट्री में, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स अच्छे से वर्क कर रही है कि नहीं, जब लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाएगी, ठीक है, जब लैंग्वेज की बेसिस पे स्टेट्स बनाएगी। इफ़ यू लुक एट द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया व्हेन इट बिकेम इट्स जर्नी एज ए डेमोक्रेसी 1947 एंड दैट ऑफ द 2019, अगर आप मैप देखते हो पॉलिटिकल मैप इंडिया का, कब जब हमने ये जर्नी स्टार्ट की आफ्टर इंडिपेंडेंस, डेमोक्रेसी की जर्नी स्टार्ट की गई आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 में जब स्टार्ट की गई, और आज 2019 में अगर आप देखते हो ना, तो आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस दिखेंगी। मैनी ओल्ड स्टेट्स हैव वेनिश्ड, मैनी न्यू स्टेट्स हैव बीन क्रिएटेड, बहुत सारी ओल्ड स्टेट्स हैं जो ख़त्म कर दी गई, बहुत सारी न्यू स्टेट्स बनी। एरियाज, बाउंड्री, द नेम ऑफ द स्टेट्स हैव बीन चेंज, एरिया चेंज हुए, बाउंड्रीज शिफ्ट हुई, जो नेम है स्टेट्स के वो चेंज हुए। इन 1947 द बाउंड्रीज ऑफ सेवरल ओल्ड स्टेट्स ऑफ इंडिया वर चेंज इन ऑर्डर टू क्रिएट ए न्यू स्टेट्स। 1947 में क्या हुआ, जब बाउंड्रीज ऑफ सेवरल ओल्ड स्टेट्स, बहुत सारी जो पुरानी स्टेट्स थी उनको चेंज करके न्यू स्टेट्स बनाया गया उनकी जगह पे। दिस वॉज डन टू इंश्योर दैट पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज लिव इन द सेम स्टेट। ये क्यों किया गया, ये इस बेसिस पे किया गया जो लोग सेम लैंग्वेज बोलते हैं वो सेम स्टेट में रहें। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा 1947 के टाइम का, बिफोर 1947 इंडिया का मैप कुछ ऐसा था। देखो, बॉम्बे प्रेसिडेंसी था, यहाँ पे पूरा ये वाला पूरा एरिया मद्रास प्रेसिडेंसी, ठीक है, ये पूरा यूनाइटेड प्रोविंसेस ऐसे था, ये पूरा सेंट्रल प्रोविंसेस आ जाता था, राजपूताना है ये, तो ऐसे ही था हमारा बिफोर इंडिपेंडेंस जो हमारा इंडिया का मैप था। तो क्या किया गया, इसको जैसे बॉम्बे स्टेट है, पूरा यहाँ पे बॉम्बे स्टेट था, तो इसको क्या किया गया, महाराष्ट्र और गुजरात में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। जो गुजराती बोलते थे वो गुजरात में चले गए, अलग स्टेट बना देगी उनकी, और जो मराठी बोलते थे उनकी अलग महाराष्ट्र स्टेट बना देगी। अब ये पूरा एरिया मद्रास प्रेसिडेंसी था, तमिलनाडु उड़ीसा वाला, ठीक है, तो इसको आंध्र प्रदेश, ये सारा मद्रास प्रेसिडेंसी में आता था। उनको डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर लैंग्वेजेस, ठीक है। ऐसे ऐसे क्या किया गया, लैंग्वेज की बेसिस में स्टेट्स क्रिएट की के नेम चेंज किए गए, ठीक है। अब ये पूरा यहाँ पे पूरा ये उत्तर प्रदेश और जो हरियाणा है ये एक साथ था, ठीक है, और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक साथ था, ठीक है, इनको अलग किया गया ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, ठीक है। तो हम कहाँ थे, यहाँ पे हम This was done to ensure that people of spoke same language live in the same state. Some states were created not on the basis of language but to recognize differences based on कल्चर, एथनिसिटी और जियोग्राफी। कुछ तो लैंग्वेज की बेसिस पे किए गए, कुछ किस बेस पे किए गए कि उनके कल्चर अलग है, उनकी एथनिसिटी अलग है, उनका जियोग्राफिकल एरिया अलग है। जैसे उत्तर प्रदेश प्लेन में आया, उत्तराखंड हिली एरिया हो जाता था, तो अलग कर दिया गया। इस बेसिस पे भी अलग जो है अलग किया गया। दिस इंक्लूड स्टेट्स लाइक नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड, जैसे नागालैंड भी है, उत्तराखंड, झारखंड, इनको भी इस बेसिस पे किया गया। किस बेस पे, कल्चर के बेस पे, एथनिसिटी के बेस पे, ज्योग्राफी के बेसिस पे इन स्टेट्स को क्या किया, अलग किया गया, ठीक है। उसके बाद व्हेन द डिमांड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज वाज रेज्ड, सम नेशनल लीडर्स फियर्ड दैट इट वुड लीड टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री। जब ये आइडिया किसी के डेवलप हुआ कि भाई फॉर्मेशन की जाए स्टेट्स के ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज की बेसिस पे स्टेट्स को बनाया जाए, जब ऐसी डिमांड रेज की गई तो कुछ जो लीडर्स थे वो डर गए इस बात से कि कहीं डिसइंटीग्रेट ना हो जाए, हमारी कंट्री दोबारा से टुकड़ों में ना हो जाए, ठीक है ना। अभी एक अलग स्टेट बना दी, कल को वो अलग अपना बोले हमें अलग कंट्री बनानी है, तो वो डर इन लोगों को था, लीडर्स को। बट द सेंट्रल गवर्नमेंट रेजिस्टेड लिंग्विस्टिक स्टेट्स फॉर सम टाइम, कुछ देर तक तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस चीज़ को रोकती रही, रेजिस्ट करती रही कि अलग लिंग्विस्टिक स्टेट्स बना दी जाएं। बट द एक्सपीरियंस हैज़ शोन दैट द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट, लेकिन जब बना दी गई तो एक्सपीरियंस करने के बाद उन्होंने क्या देखा कि लिंग्विस्टिक स्टेट बनाने से क्या हुआ, एक्चुअली मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड फील होने लगी कंट्री, और एकता आ गई कंट्री में। इट इज़ ऑल्सो मेड एडमिनिस्ट्रेशन ईजियर, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करना भी ईजी हो गया, ठीक है। क्या हो गया था, इसका पॉजिटिव रिजल्ट निकला जब आपने लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाएगी, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज स्टेट्स बनाएगी, तो इसका पॉजिटिव रिजल्ट निकला, और भी ज़्यादा लोग एकजुट हो गए, ठीक है, यूनाइटेड हो गए, क्योंकि वो भी क्या पार्ट ऑफ द कंट्री फील करने लगे, वो भी रिस्पेक्टेड फील करने लगे, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन करना ईजी हो गया, तो इसके सारे पॉजिटिव ही रिजल्ट हुआ। उसके बाद आती है लैंग्वेज पॉलिसी। अब लैंग्वेज पॉलिसी में क्या बताया
ए सेकेंड टेस्ट फॉर द इंडियन फेडरेशन इज द लैंग्वेज पॉलिसी। पहला टेस्ट क्या हुआ था, लिंग्विस्टिक स्टेट। सेकंड उन्होंने क्या टेस्ट किया कि लैंग्वेज पॉलिसी बनाई। क्या था उसमें, आर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज। आपको ये ध्यान रखना है, हमारा कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है इंडिया का, ठीक है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव, नहीं दिया है उसने स्टेटस की नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज नहीं कहा जाता इंडिया में। हिंदी वॉज आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, हिंदी को क्या बोला गया कि ये ऑफिशियल लैंग्वेज है। बट हिंदी इज द मदर टंग ऑफ ओनली अबाउट 40% ऑफ इंडियंस। लेकिन हिंदी जो है वो मदर टंग किसकी है, सिर्फ 40% ऑफ इंडियंस की है, ठीक है। क्या बोलते हैं, देयर वर मेनी सेफगार्ड्स टू प्रोटेक्ट अदर लैंग्वेजेस बिसाइड हिंदी, देयर आर 21 अदर लैंग्वेजेस रिकोगनाइज एज शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हिंदी के साथ साथ 21 अदर लैंग्वेजेस हैं जो कि शेड्यूल्ड लैंग्वेज इनको कहा जाता है, ठीक है। टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं जिनको शेड्यूल्ड लैंग्वेज कहा जाता है। अगेन एमसीक्यू में पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया, हम कहते हैं हिंदी वॉज आइडेंटिफाइड ऑफिशियल लैंग्वेज बोला गया, लेकिन हिंदी जो है सिर्फ 40% इंडियंस बोलते थे, इसलिए बहुत सारे और हमें स्टेप्स लेने पड़े लैंग्वेजेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। जैसे कि बताया कि हिंदी के साथ साथ और भी 21 लैंग्वेजेस जिनको शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस कहा गया। शेड्यूल्ड लैंग्वेज होता क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशन जिसको रिकोगनिशन देता है, जो कि 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर आता है। किसमें, 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर आती हैं वो लैंग्वेज होती हैं शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस, जिनको कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करता है, जिनको यूज़ करने की मान्यता दी जाती है, ठीक है। ए कैंडिडेट इन द एग्जामिनेशन कंडक्टेड फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट पोजीशन में ऑप्ट टू टेक एग्जामिनेशन इन एनी ऑफ दिस लैंग्वेज। एग्जाम्पल दिए, जैसे कि कैसे इसको मान्यता दी थी, अगर कोई कैंडिडेट है जो कि एग्जाम में जा रहा है, एग्जाम दे रहा है किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट पोजीशन का, तो वो क्या कर सकता है, एग्जाम इन एनी ऑफ दिस लैंग्वेज, वो इनमें से किसी भी, जो 22 लैंग्वेजेस हैं शेड्यूल्ड लैंग्वेज, उनमें से किसी भी लैंग्वेज में एग्जाम दे सकता है, ठीक है। मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क टेक्स प्लेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न स्टेट। ये भी जो स्टेट्स हैं वो अपना जो ऑफिशियल वर्क है वो अपनी अपनी लैंग्वेज में भी, रीजनल लैंग्वेज में कर सकते हैं, ऐसा भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको भी रिकॉग्निशन देता है। मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क, जो भी गवर्नमेंट वर्क है, टेक प्लेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेज, जो उस स्टेट जगह की लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज में भी कर सकते हैं, और जो कंसर्न स्टेट की रीजनल लैंग्वेज है उसमें भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि अनलाइक श्रीलंका, द लीडर्स ऑफ अवर कंट्री अडॉप्टेड ए वेरी कॉशियस एटीट्यूड इन स्प्रेडिंग द यूज ऑफ हिंदी, ठीक है। जो हमारे जो लीडर्स हैं उन्होंने श्रीलंका की तरह नहीं किया, ठीक है। जो हमारे लीडर्स हैं उन्होंने बहुत कॉशियसली, बहुत थॉटफुली क्या किया, हिंदी को स्प्रेड किया। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन द यूज़ ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पज वॉज टू स्टॉप इन 1965। जब हम आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो ये डिसाइड किया गया था कि अभी तो ऑफिशियल लैंग्वेज ठीक है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, लेकिन 1965 के बाद जो है इंग्लिश है उसको स्टॉप कर दिया जाएगा। इंग्लिश फॉर द ऑफिशियल पर्पज वॉज टू स्टॉप इन 1965, ऐसा सोचा गया था। हाउएवर मैनी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स डिमांडेड दैट द यूज़ ऑफ इंग्लिश कंटिन्यू। लेकिन जो बहुत सारी ऐसी स्टेट्स थी जो हिंदी बोलती ही नहीं थी, उन्होंने क्या डिमांड की कि इंग्लिश का जो ये एज ऑफिशियल लैंग्वेज उसको कंटिन्यू रहने दिया जाए, इसको 1965 में जो स्टॉप वाली बात है वो स्टॉप नहीं की जाए, ठीक है। इन तमिलनाडु दिस मूवमेंट टुक ए वायलेंट फॉर्म। तो तमिलनाडु में क्या हुआ, ये जो प्रोटेस्ट था, जो डिमांड थी कि हमें इंग्लिश एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज कंटिन्यू किया जाए, इसने वायलेंट फॉर्म भी लिया। लेकिन द सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड बाय एग्रीइंग टू कंटिन्यू द यूज ऑफ इंग्लिश अलॉन्ग विद हिंदी, ठीक है। इंग्लिश के साथ साथ हिंदी को भी यूज़ किया जाएगा फॉर ऑफिशियल पर्पज, सेंट्रल गवर्नमेंट इस बात से एग्री करके, ठीक है। उसके बाद आता है, मैनी क्रिटिक्स थिंक दैट दिस सॉल्यूशन फेवर द इंग्लिश स्पीकिंग एलाइट। बहुत सारे लोगों ने ये सोचा कि ये तो फेवर हो रहा है इंग्लिश स्पीकिंग लोगों के साथ, तो प्रमोशन ऑफ हिंदी कंटिन्यूज टू बी द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्रमोशन करना है हिंदी की, ये कंटिन्यू रखा, किसने, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है उसमें कंटिन्यू रहा। लेकिन प्रमोशन डज नॉट मीन दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इम्पोज हिंदी ऑन स्टेट्स वेयर पीपल स्पीक ए डिफरेंट लैंग्वेज। लेकिन प्रमोशन का मतलब ये नहीं था कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करे, इम्पोज करे हिंदी उन लोगों पे जो हिंदी बोलते ही नहीं है, जिनकी वो डिफरेंट लैंग्वेज है। द फ्लेक्सिबिलिटी शोन बाय इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स हेल्प आवर कंट्री अवॉइड द काइंड ऑफ सिचुएशन दैट श्रीलंका फाइंड इटसेल्फ इन, ठीक है। जो हमारे फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई गई पॉलिटिकल लीडर्स के थ्रू, जो प्रमोशन किया गया हिंदी का, लेकिन इस तरीके से किया गया किसी पे इम्पोज ना किया जाए, उस फ्लेक्सिबल तरीके से किया गया, उसने अवॉइड किया जो श्रीलंका में सिचुएशन हो गई थी, ठीक है। श्रीलंका में जो तमिल स्पीकिंग लोग थे, जब उनको नहीं डिमांड उनकी फुलफिल की गई तो सिविल वॉर पे बात बन गई थी। तो ऐसे सिचुएशन को अवॉइड किया गया, हमारे में ऐसी सिचुएशन नहीं बन पाई, ठीक है। हमारे में क्या, जो हिंदी स्पीकिंग लोग हैं, हिंदी स्पीकिंग जो नॉन हिंदी स्पीकिंग लोग हैं, उनको भी क्या किया गया, उनको भी इंपॉर्टेंस दी गई, उनको भी रिस्पेक्ट रखा गया।
ठीक है। अभी क्या हुआ, सेंटर स्टेट रिलेशन, सेंटर स्टेट रिलेशंस क्या है, ठीक है। रीस्ट्रक्चरिंग द सेंटर स्टेट रिलेशन इज वन मोर वे इन विच फेडरलिज्म हैज़ बीन स्ट्रेंथन इन प्रैक्टिस। जो रीस्ट्रक्चर दोबारा दोबारा से चेंजेस लाएगी इन पॉजिटिव वे सेंटर स्टेट के रिलेशन को अच्छा करने में, वही एक मेन रीज़न भी है। उसने भी फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन किया, फेडरलिज्म की प्रैक्टिस को स्ट्रेंथन किया कि सेंटर और स्टेट के रिलेशंस को कैसे किया जाए, अच्छे तरीके से रखा जाए। जैसे हम पुरानी बात करें, हाउ द कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर शेयरिंग पावर वर्क इन रियली डिपेंड्स टू ए लार्ज एक्सटेंट हाउ द रूलिंग पार्टीज एंड लीडर्स फॉलो दिस अरेंजमेंट। अब कॉन्स्टिट्यूशन में कैसा अरेंजमेंट किया गया है, पावर कैसे शेयर किए गए हैं, ये रियली डिपेंड करता है कि कैसे रूलिंग पार्टी जो बाकी के लीडर्स हैं, जो रूलिंग पार्टी और उसके जो लीडर्स हैं कैसे अरेंजमेंट्स करते हैं, कैसे वो स्टेट गवर्नमेंट को जो है उनको पावर्स देते हैं, कैसे पावर शेयरिंग आगे करते हैं, रूलिंग पार्टी कैसे पावर शेयर करती है, इस पे मैटर करता है कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन अरेंजमेंट्स कैसे किए जाएंगे, ठीक है। फॉर ए लॉन्ग टाइम द सेम पार्टी रूल बोथ द सेंटर इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। हम पुरानी बात करते हैं तो 80 से पहले की, तो क्या होता था, जो सेंटर गवर्नमेंट में जो पार्टी थी वही पार्टीज होती थी स्टेट गवर्नमेंट में, ठीक है। तो क्या होता, दिस मीन दैट द स्टेट गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सरसाइज देयर राइट एज ऑटोनोमस फेडरल यूनिट। तो उससे क्या हुआ, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपनी ऑटोनोमसली अपनी पावर सेल्फ गवर्न नहीं कर सकती थी, खुद डिसीजंस नहीं लेती थी। जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती थी उसको वही करना पड़ता था, ठीक है, वही वो करते थे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में भी वही पार्टी होती थी और स्टेट गवर्नमेंट में वही पार्टी होती थी, ठीक है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में कांग्रेस पार्टी है, स्टेट गवर्नमेंट में सारी स्टेट गवर्नमेंट्स भी कांग्रेस पार्टी की है, तो वो कैसे चलेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। उसके बाद as and when the ruling party at the state level was different, the parties that ruled at the center trying to undermine the power of the state। जैसे जैसे रूलिंग पार्टी, कभी कभी क्या होता था कि रूलिंग पार्टी जो स्टेट लेवल पे होती थी वो डिफरेंट हो जाती थी, ठीक है। अगर हम कांग्रेस का एग्जांपल लें तो कांग्रेस नहीं है रूलिंग पार्टी, बाकी स्टेट्स की कोई और होगी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती थी, उनको अंडरमाइन करती, उनकी पावर को वीक करने की कोशिश करती थी। इन दोज डेज द सेंट्रल गवर्नमेंट would often misuse the constitution to dismiss the state government that were controlled by rival parties। तो क्या करती थी, अगर स्टेट गवर्नमेंट से दूसरी पार्टी आ गई है, ठीक है, कोई दूसरी पार्टी रूल करने लगी है स्टेट गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती थी वो क्या करती थी, उनको हटा देती थी, ठीक है, उनकी पावर्स को डिसमिस करती थी, कॉन्स्टिट्यूशनली उनमें भी उनकी पावर को डिसमिस कर देती थी। दिस अंडरमाइन द स्पिरिट, ये चीज़ जो थी ये फेडरलिज्म को कम कर रही थी, ठीक है। ऑल दिस चेंज सिग्निफिकेंटली आफ्टर 1990, लेकिन ये सब क्या हो गया 1919 के बाद चेंज हुआ। क्या देखने को मिला, दिस पीरियड सॉ द राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज मेनी स्टेट्स ऑफ द कंट्री। बहुत ज़्यादा रीजनल पार्टीज क्या करने लगी, राइज होने लगी, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज अलग स्टेट्स में खड़े होने लगी। दिस वॉज ऑल्सो द बिगिनिंग ऑफ एरा ऑफ कोalition गवर्नमेंट। इस टाइम पे कोalition गवर्नमेंट देखने को मिली है सेंटर में। कोalition गवर्नमेंट क्या होती है, ये लिखो डेफिनेशन है, कोalition गवर्नमेंट, ठीक है, ए गवर्नमेंट फॉर्म बाय द कमिंग टुगेदर ऑफ एटलीस्ट 2 पॉलिटिकल पार्टीज, जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ होती हैं। यूजुअली पार्टनर्स इन ए कोalition फॉर्म ए पॉलिटिकल अलायंस, पॉलिटिकली वो ग्रुप बनाते हैं, एंड अडॉप्ट ए कॉमन प्रोग्राम, और एक कॉमन ऑब्जेक्टिव रहता है उनका, वो होती है कोalition गवर्नमेंट, जिसको हम कहते हैं गठबंधन की सरकार, ठीक है, वही होती है कोalition गवर्नमेंट। तो इस टाइम पे हमें 1990s के बाद हमें कोalition गवर्नमेंट देखने को मिली, जब बहुत ज़्यादा पार्टीज बनने लगी, बहुत ज़्यादा रीजनल पार्टीज बनने लगी, अलग अलग स्टेट्स में और पार्टीज आई, तो उस टाइम पे कोalition गवर्नमेंट देखने को मिली। सिंस नो सिंगल पार्टी गॉट ए क्लियर मेजोरिटी, कोई भी सिंगल पार्टी को, जैसे लोकसभा के इलेक्शंस हो रहे हैं वहाँ किसी भी सिंगल पार्टी को क्या है, मेजोरिटी सीट्स नहीं मिल रही थी। द मेजर नेशनल पार्टीज हैज़ टू एंटर इनटू अलायंस विद मैनी पार्टीज इंक्लूडिंग सेवरल रीजनल पार्टीज टू फॉर्म द गवर्नमेंट द सेंटर। तो अगर उनको लोकसभा के इलेक्शंस जीतने हैं तो उनको और पार्टीज की क्या अलायंस लेनी पड़ती थी, उनसे हेल्प लेनी पड़ती थी, उनके साथ गठबंधन करना पड़ता था अपनी सरकार बनाने के लिए सेंटर में। जैसे यहाँ पे ये देखो, अब जब जनरल इलेक्शन होते हैं लोकसभा के इलेक्शन में कितने मेंबर्स होते हैं, 543 सीट्स होती हैं। तो जिनकी मेजोरिटी होती है 272 से ज़्यादा सीट्स होंगी, उन्हीं की पार्टी विनर होगी, उन्हीं की पार्टी रूल करेगी। लेकिन लेट सपोज एक ए पार्टी एक बी पार्टी, इनके कितनी सी, एक को 240 मिले हैं, एक को 33 मिले हैं, और भी कुछ पार्टीज हैं उनको अलग अलग है, ठीक है। तो किसी को भी मेजोरिटी नहीं मिली, किसी को भी 272 सीट्स नहीं मिली। तो ए और बी ने क्या डिसाइड किया कि हम क्या करते हैं, अलायंस बना लेते हैं, पॉलिटिकल अलायंस बना लेते हैं, एक गठबंधन की सरकार बना लेते हैं। इन दोनों के सीट्स मिला के कितनी बन गई, 273। तो ये एक पार्टी बना सकते हैं, गठबंधन की सरकार बन सकती है, वो होता है कोalition गवर्नमेंट, ठीक है।
तो क्या हुआ, कोalition गवर्नमेंट, इस टाइम पे कोalition गवर्नमेंट बनने लगी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि अभी स्टेट की भी उनको हेल्प लेनी पड़ती थी। देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस लेड टू ए न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो ये जो नया कल्चर स्टार्ट हुआ पावर शेयरिंग का, इसमें स्टेट गवर्नमेंट को भी रिस्पेक्ट मिली, ठीक है, उनको भी डिसीजन मेकिंग की पावर मिली। दिस ट्रेंड वॉज सपोर्टेड बाय अ मेजर जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट दैट मेड इट डिफिकल्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट इन एन आर्बिटरी मैनर। तो इस ट्रेंड से क्या सपोर्ट मिली, एक जजमेंट निकाला गया, कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट निकाला कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो किसी भी ऐसे आर्बिटरी मैनर से, ऐसे किसी विदाउट एनी रीज़न जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस नहीं कर सकती है, ठीक है। दस फेडरल पावर शेयरिंग इज मोर इफेक्टिव टुडे देन इट वॉज इन द अर्लियर ईयर आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इन द फोर्स। इसीलिए कहा जाता है कि जो फेडरल पावर शेयरिंग है वो और ज़्यादा पावरफुल हुई, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में जब सब कुछ लिखा गया, सब कुछ क्लियर किया गया, तो अब ये क्या है, अब ये जो फेडरल पावर शेयरिंग है ये क्या हुई, और अच्छे तरीके से इफेक्टिव वे से काम करने लगी। अब हम ये डायग्राम देखेंगे, दो डायग्राम्स दी गई हैं, ये है प्रीवियस, ठीक है, द स्टेट प्लीड फॉर मोर पावर्स, ये है सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पे कांग्रेस के दिखाए हुए इंदिरा गांधी खड़ी हैं, और ये बाकी स्टेट्स बताई हुई हैं जो कि क्या कर रही हैं, जाके सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर मांग रही हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने हिसाब से सबको पावर दे रही है कि उसको किसको कैसे पावर देनी है, वो अपने हिसाब से पावर दे रही है, और ये सब भिखारी की तरह भीख मांग रहे हैं, प्ली कर रहे हैं, दे आर बेगिंग फॉर पावर, ठीक है। और उसके बाद ये बताया कोalition गवर्नमेंट का, रनिंग कोalition गवर्नमेंट, ठीक है, एक जो रूलिंग पार्टी है उसके बाद वो कैसे बनी है, बाकियों के सपोर्ट से बनी है, बाकी पार्टीज जो हैं और पार्टीज की सपोर्ट से, उनकी अलायंस से, उनकी मदद के साथ बनी है, ठीक है। अब इधर पूछा है, हेयर द टू कार्टन शोइंग द रिलेशन बिटवीन सेंटर स्टेट, शुड द स्टेट गो टू द सेंटर विद द बेगिंग बॉल, हाउ कैन द लीडर ऑफ अ कोalition कीप द पार्टनर ऑफ गवर्नमेंट सेटिस्फाइड। अभी ये बताया कि कैसे जो लीडर है कोalition के, ठीक है, जो कोalition के लीडर्स हैं, कीप द पार्टनर ऑफ गवर्नमेंट सेटिस्फाइड, वो अपने गवर्नमेंट को कैसे सेटिस्फाइड रखते हैं। जैसे अब सेंट्रल गवर्नमेंट है, अगर वो कोalition से बनी है तो उसको स्टेट गवर्नमेंट जो बाकी की पार्टीज़ हैं उनकी भी बात सुननी होती है, ठीक है, डिसीजंस मेकिंग में उनका भी रोल होना चाहिए, उनका भी पार्ट होना चाहिए, उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए डिसीजन मेकिंग में, ठीक है, उनके जो इंटरेस्ट हैं, उनके जो बेनिफिट्स हैं, उनको भी कंसीडर किया जाना चाहिए कि उनका क्या इंटरेस्ट है, बाकी की स्टेट गवर्नमेंट जो है उनके क्या इंटरेस्ट है, कोalition के बाकी के पार्टनर्स हैं उनके क्या क्या इंटरेस्ट हैं, ठीक है, उनको भी रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए। इसके बाद हम करेंगे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जैसे कि ये, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, नेम एनी टू सब्जेक्ट्स दैट आर इंक्लूडेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट, हाउ आर लॉज मेड ऑन दीज सब्जेक्ट्स, एक्सप्लेन। एज सच मैंने आपको सब अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर लाइन बाय लाइन चाहिए होगा, पॉइंट बाय पॉइंट चाहिए होगा, तो यू कैन कमेंट मी, मैं आपको आंसर उसका सेंड कर दूंगी, ठीक है। वैसे मैंने आपको ये सब एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, कौन से सब्जेक्ट्स पूछे हैं जो कि कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट कौन सी थी, जो कि यूनियन गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती थी और स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है, वो थी कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। हाउ आर लॉज मेड ऑन दीज सब्जेक्ट्स, और जो सब्जेक्ट्स आप बताओगे इसमें कैसे लॉ बनाया जाता है इसको बताना है आपने, ठीक है। नेक्स्ट इज मच ऑफ द ऑफिशियल वर्क इन इंडिया स्टेट इज डन इन विच लैंग्वेज, ठीक है, कौन ऑफिशियल वर्क इंडिया में किस लैंग्वेज में कहते हैं, कंसर्न स्टेट की जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें बनाया जा सकता है, ऑफिशियल लैंग्वेज में भी किया जा सकता है, ठीक है। रेस्ट पॉइंट वाइज पॉइंट आंसर के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स 3 लिस्ट टू डिस्ट्रीब्यूट लेजिस्लेटिव पावर स्टेट, ठीक है, स्टेट एनी 2 सब्जेक्ट्स दैट आर इंक्लूड इन द यूनियन लिस्ट। अगेन देखो, यूनियन यहाँ पे कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में पूछा है या यूनियन लिस्ट के बारे में पूछा है। फोर्थ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। फोर्थ इज वाई हैज फेडरलिज्म सक्सीडेड इन इंडिया, फेडरलिज्म सक्सीड क्योंकि इंडिया में, विच 3 पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय इंडिया हैज इंश्योर्ड देयर सक्सेस, ठीक है। ये हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।